तो चलिए हम चैप्टर संधि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संधि का अर्थ देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ होता है। जैसे सुर जमा इंद्र, तो इससे बनकर इनको दो शब्दों को जोड़कर क्या बना, सुरेंद्र। तो देखिए यहाँ पे जो सुर है लास्ट में अ आ रहा है, इसमें अ की ध्वनि आ रही है, और इंद्र में ई है, तो अ जमा ई बनकर बने मिलकर बनेगा ए। ठीक है, इसी तरह से सुर जमा ई बनकर बना ए, यानी कि सुरेंद्र। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये इसकी संधि की परिभाषा है। तो चलिए अब संधि विच्छेद क्या होता है। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। पहले तो हमने संधि के बारे में देखा कि संधि दो वर्णों के मेल से बनती है, दो वर्णों को जोड़ के बनती है संधि। और विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के द्वारा जो शब्द बने हुए हैं उनको अलग अलग करना संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय, अब ये शब्द जुड़ा हुआ है, इसका हम विच्छेद करेंगे। जैसे हिम जमा आलय, तो इसका विच्छेद क्या, हिमालय। सुखार्थ सुख जमा अर्थ, तो ये हुआ इसका विच्छेद, सुख जमा अर्थ सुखार्थ। तो ये हो गया विच्छेद। तो हमने देखा संधि की परिभाषा देखी और संधि विच्छेद के बारे में हमने जाना। तो चलिए सबसे पहले हम संधि के भेद के बारे में देखेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं, तो हम इनको एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में देखेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, और पांचवा अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इनको हम एक एक करके देखते हैं। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, जब ह्रस्व स्वर ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए, तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ और ई और ऊ हो जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो अ ई ऊ है उसमें अगर दोनों में ये आए तो ये क्या बन जाते हैं, दीर्घ में आ ई ऊ हो जाते हैं। जैसे परम, परम में में अ की ध्वनि है और जमा अर्थ, तो इसमें अ है, तो दोनों में अ आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, परमार्थ, आ बन गया। इसी तरह से इसके कुछ और भी उदाहरण हम देखते हैं। देखिए वेद जमा अंत, इसमें वेद में अ की ध्वनि है और अंत में अन है, तो यहाँ पे बन जाएगा आ, यानी कि वेदांत, अ जमा ए बराबर आ। हिम जमा आलय, हिमालय। अब देखिए इसमें अ जमा आ, तो ये क्या बनेगा, आ। इसी तरह से विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। अब देखिए इसमें आ है, आ की ध्वनि है और जमा अ, तो क्या बनेगा, ये आ। इसी तरह से दया जमा आनंद, दयानंद, इसमें आ जमा आ बनेगा आ। इसी तरह से मुनि जमा इंद्र, तो अब यहाँ देखिए मुनि जमा इंद्र, इसमें जब छोटी ई मिलती है, यानी कि ई जमा ई, तो बड़ी ई बन जाएगी, ये बन जाएगी ई, यानी मुनीन्द्र। गिरी जमा ईश, ये हो गया गिरीश। अब देखिए यहाँ पे र में छोटी ई है और यहाँ पे आगे बड़ी ई है, तो ये छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बनेगी बड़ी ई, यानी कि ई। इसी तरह से नारी जमा इंदु, नारिंदु, बड़ी ई जमा ई बराबर ई। नदी जमा ईश, तो ये हुआ नदीश, ई जमा ई बराबर ई। सुख
सु जमा उक्ति यानी कि सुक्ति। अब देखिए यहाँ पे उ जमा उ, तो ये बन गया ऊ। लघु जमा ऊर्मी, तो ये हुआ लघुर्मी। देखिए यहाँ पे उ जमा ऊ, तो ये हो गया ऊ। वधु जमा उत्सव। अब यहाँ पे देखिए वधु में बड़ी ई है और उत्सव में ऊ छोटा है, तो यहाँ पे बन जाएगा वधूत्सव, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, यानी ऊ जमा ऊ, ये हो गया ऊ। भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। अब यहाँ पे दोनों बड़ा ऊ है, तो ये बड़ा ऊ ही रहेगा, ऊ। अब आगे देखिए गुण संधि के बारे में जानेंगे हम। गुण संधि क्या होती है? आ के बाद में ई या ई के आने पर वह ए में बदल जाता है, यानी कि जहाँ पे आ के बाद में ई या बड़ी ई आने पर वह क्या बदलेगा? ए में बदल जाएगा। और ऊ या ऊ आने पर ओ में बदल जाता है, तथा री में आने पर अर हो जाता है, यानी कि जहाँ पर ए और आ आएगा वहाँ पर ए में बदल जाएगा, और जहाँ पर ऊ और ऊ आएगा वहाँ पर ये ओ में बदल जाएगा, और री में आने पर अर हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे भारत जमा इंदु। अब यहाँ पे देखिए अ जमा ई आ रहा है ना, तो ये क्या बन गया? ए में बदल गया, भारतेंदु। इसी तरह से हम इसके उदाहरणों द्वारा और समझते हैं। नर जमा इंद्र, नरेंद्र, यानी अ जमा ई ए। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र, आ जमा ई ए। कमल जमा ईश, यानी कमलेश, अ जमा ई यानी ए। उमा जमा ईश, उमेश, आ जमा ई ए। लोक जमा उक्ति, लोकोक्ति, अ जमा ऊ ओ। ठीक है, आगे इसी तरह से हम और भी उदाहरण देखते हैं। महा जमा उत्सव, तो आ जमा ऊ क्या हुआ? ओ। नव जमा ऊढ़ा, यानी नवोढ़ा, अ जमा ऊ ओ। महा जमा ऊर्जा, यानी महोर्जा, आ जमा ऊ ओ। सप्त जमा ऋषि, तो यहाँ पे क्या हो गया? अर में बदल गया, ये सप्त ऋषि, यानी अ जमा री बराबर अर। महा जमा अऋषि, यानी महर्षि, तो आ जमा री क्या बना? अर, जैसे हमने इसकी परिभाषा में देखा था। आगे देखिए हम इसकी वृद्ध संधि के बारे में देखते हैं। दूसरी संधि कौन सी है? वृद्ध संधि। तो वृद्ध संधि क्या होती है? अ या आ के बाद ए आने पर ए तथा औ आने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जहाँ पर ए या आ के बाद में ए या ए आने पर ए तथा औ आने पर ओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। एक जमा एक, तो ये क्या हुआ? एक, तो यहाँ पे ऐ में बदल गया। चलिए उदाहरण द्वारा इसको और भी समझते हैं। लोक जमा एषणा, यानी लोकेशना। यहाँ पे देखिए अ जमा ए, तो ए हो गया। राज जमा ऐश्वर्य, राजेश्वर्य, अ जमा ए, तो ये हुआ ए। सदा जमा एव, सदैव, आ जमा ए। देखिए जैसे इसमें मात्राएं लगी हुई हैं वैसे हमने इसके बनाया। महा जमा ऐश्वर्य, अब यहाँ पे देखिए आ की ध्वनि है और आगे ऐश्वर्य ए है, तो ये क्या हुआ? ऐ हो गया, महेश्वर्य। तो आ जमा ए बराबर ए। दंत जमा ओष्ठ, दंतोष्ठ, अ जमा ओ बराबर औ। महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी, आ जमा ओ बराबर औ। परम जमा औषध, परमोषध, अ जमा औ बराबर औ। महा जमा औषध, महोषध, आ जमा ओ बराबर औ। तो देखिए ये हिसाब, ये साइड में जो है अ जमा ए बराबर ए, ये हमें इसी तरीके से याद करना है और इसको समझना है।
आगे हम इसको यण संधि के बारे में देखते हैं कि यण संधि क्या होती है, यण संधि किसे कहते हैं। तो जब ई, उ, और ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे अति, अब देखिए अति जमा अधिक, तो यहाँ पे अति में बड़ी छोटी ई की मात्रा है और तो छोटी ई बराबर क्या बन गया य, यानी कि अत्यधिक। आगे देखिए हम अयादी संधि देखते हैं। अयादी संधि में ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ए का आय, ओ का औ तथा ओ का आव हो जाता है, इसे अयादी संधि कहते हैं। यानी कि इस संधि में ए, ऐ, ओ, औ स्वर का मेल दूसरे स्वरों के हो तो ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है और ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है, इसे हम अयादी संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे चे है तो यहाँ पर ए की मात्रा है ए, चे, तो चे जमा अन, यहाँ पे अन है यानी कि ए के बाद में आ रहा है तो ये हो जाएगा य, यानी चयन। इसी तरह से आइए इसके भी और उदाहरण देखते हैं। देखिए ने जमा अन, तो ये क्या हो गया नयन। जैसे हमने अभी परिभाषा में इसकी देखा, ए जमा अ क्या बनेगा अय, गए जमा अक यानी गायक, ए जमा तो क्या होगा आय, नय जमा इका यानी नायिका, ए जमा ई आई, पो जमा अन ये हो गया पवन। तो इसमें औ जमा औ क्या बनेगा अव, पो जमा इत्र पवित्र। तो इसमें देखिए ओ जमा ई तो ये अभी बनेगा, तो क्या बना पवित्र, पौ जमा अक पावक। अब यहाँ पे देखिए औ जमा ए आव बनेगा, नौ जमा इक नाविक, तो यहाँ पे औ जमा ई आवी, भो जमा उक भावुक, औ जमा उ आऊ। तो ये देखिए हमने उदाहरण इसके देखे और समझे। अब दूसरा हम देखते हैं व्यंजन संधि पे आते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जो व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से जो मेल होता है उसका जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जगत जमा ईश, तो यहाँ पे देखिए आखिरी में त है और जमा ईश है, तो यहाँ पे क्या बदल जाएगा परिवर्तन हो जाएगा जगदीश, त है वो द में बदल गया और ई बड़ी ई की मात्रा लग गई तो ये हो गया जगदीश। दूसरा देखिए वाक जमा ईश, तो यहाँ पे जो क है यानी कि इसमें हलंत लगा हुआ है तो यहाँ पे क जमा ई क्या बनेगा गी, तो ये बन गया वागीश, के हलंत लगने के कारण ये आधा है। आगे देखिए दिक जमा अंबर, तो ये हो गया दिगंबर, क्योंकि क जमा अंग क्या बनेगा ग यानी दिगंबर। आगे देखिए जगत जमा नाथ, तो ये बनेगा जगन्नाथ। इस शब्द में जगत का त व्यंजन है, नाथ का ना भी व्यंजन है, इन दोनों के मेल से नया शब्द बना न, यानी कि आधा न फिर पूरा न, अतः यहाँ व्यंजन से मेल हुआ है तो ये बन गया जगन्नाथ, जैसे हमने अभी परिभाषा में देखा था और समझा था। आगे देखिए हम तीसरी देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग किसे कहते हैं। तो चलिए विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्वर या व्यंजन होता है, स्वर या व्यंजन का जो मेल होता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए धनु जमा टंकार,
तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ धनुष टंकार। दु जमा उपयोग, तो ये हो गया दुरुपयोग।